चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। हमें एक बात गहराई से समझनी होगी कि भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा, भारत की राजनीति की रीति नीति, भारत की राजनीति की संस्कृति और भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका और भारत के राजनीति की परिभाषा को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है और नई संस्कृति को स्थापित किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति क्या मन में रखता था? उसके मन में एक ही बात आती थी, इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही रहेगा, सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं बदलेगा। ये मानसिकता में हम चलने वाले लोग थे। लेकिन 10 साल के नेतृत्व में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज जब 2024 के चुनाव के लिए आप आगे बढ़े हैं तो आप सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति को सांसद बनाने के लिए नहीं बने हैं। आज आप इस बात के लिए चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस काम के लिए हम आगे आए। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है। आज लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं बदली हैं। लोगों के समझ में आया है कि नहीं, नेता देश को बदल सकता है, नेता देश को नेतृत्व दे सकता है। और जो भारत पिछड़ा भारत था, आज दुनिया में इसकी डंका बज रही है और दुनिया में देश का नेतृत्व करने का काम मोदी जी ने किया है। यह हमारे ध्यान में आता है। आज बदलता भारत है। आप बताइए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट के बाद लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध के बाद लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर खड़ा था, आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई। और आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये बदलता भारत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापान में बना, 2006 में भारत में आया, और वो भी जब योगी जी सांसद थे तब आया दवाई। लेकिन हम ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर खड़ा है। सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। हमारा पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। स्टील, जो हम कभी चाइना पर निर्भर होते थे, आज दुनिया का दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर देश बन गया, एक्सपोर्टर बन गया भारत स्टील में, इस्पात में। और आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है।
97% मोबाइल भारत बना रहा है, 97%। एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। इसलिए अर्थनीति की बात करो, विकास की बात करो, हर दृष्टि से देश को आगे ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बताइए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सप्रेसवे दिखता है कि नहीं दिखता है? वंदे भारत ट्रेन दिखती है कि नहीं दिखती है? एयरपोर्ट्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, हर दृष्टि से। नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, आपको मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया कि नहीं किया? कभी सोचा था कि फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज आएगा? कभी सोचा था? यहां तो बम बनने की फैक्ट्री हुआ करती थी। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तमंचे बजते थे, गुंडागर्दी होती थी, व्यापारी पलायन करते थे, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज आजाद हमारी बहु बेटियां इज्जत के साथ सब जगह जा रही हैं, घूम रही हैं, ये हमको देखने को मिलता है। आज विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मैं आपको अगर विकास के बारे में बताऊं तो मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, हमारी मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, उनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया और ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी उनको ताकत। ये हमको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज नीति आयोग बताता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। 25 करोड़ लोग सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलती रहेगी और गरीबों को कोई भूखा नहीं सोएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये हम बताना चाहते हैं। यहां बैठे हैं बहुत से विधायक लोग, सचान जी बैठे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। पूछिए, मैं 1993 में विधायक हो गया था। उस समय हमारे पास मेरा बीडीओ आता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सचान साहब मेरे को बोलता था, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था, सुनाओ भाई बीडीओ महोदय, क्या खुशखबरी है? बोलता था, आपको इस साल एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं बोलता था, भैया तू ही रख ले, ये मैं किसको बांटूंगा? 1 अनार 100 बीमार। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना बन 4 करोड़। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा, मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। और एक बात और याद कर लीजिए, माताएं खास करके सुन लें, आने वाले समय में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और क्यों बिजली का बिल 0 हो जाएगा? क्योंकि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हर घर के छत पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी सौर ऊर्जा हर के घर के छत पर लगेगी और उससे जो बिजली होगी तो आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी और आपकी घर के खर्चे के बाद जो बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन बनेगा। ये आज आकर के स्थिति खड़ी है। बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी ने
गरीबों के लिए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत लागू किया। सबसे बड़ा। ये बैठे हैं विधायक, बैठी हैं हमारी बहन जी खड़ी हैं, ये सब हम सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। क्या लिखते थे? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, वो बहुत गरीब है, वो इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज कराएंगे तो उसकी जमीन बिक जाएगी, उसके खेत बिक जाएंगे, उसका मकान बिक जाएगा। कृपया 2 लाख देने की अनुशंसा कीजिए, 1.5 लाख देने की अनुशंसा कीजिए। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में उनके इलाज की व्यवस्था की है। हर साल 5 लाख रुपए। अब एक खुशखबरी और सुन लीजिए, निरंजना जी को जिता के भेजिएगा, साध्वी जी को। मोदी जी ने निर्णय किया है कि इस देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी इलाके का हो, ऐसे तमाम लोगों को जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, उनको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा। बोलो, ये यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद इंश्योरेंस नहीं करते, किसी का स्वास्थ्य का बीमा नहीं होता। और मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए, किसी भी आमदनी का हो, किसी भी आय का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी इलाके का हो, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवर दिया गया। ये आज बदलता भारत है, ये आज बढ़ने की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज गैस के सिलेंडर से पहुंचाया जा रहा है। आने वाले समय में सस्ती गैस आपके घर तक पाइप से पहुंचेगी, उसकी व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं इस तरीके से देश। और यहां पहुंच गई है, मुझे बताया गया, यहां पहुंच गई है। तो अब आप इनको दिल्ली पहुंचाएंगे ना, पहुंचाएंगे ना, आगे बढ़ाएंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, गांव की बात करूं। आज बताइए, गांव तक पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं पहुंची है? हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहुंची है। आज गांव में ऑप्टिकल फाइबर लगाया जा रहा है। लगभग 2 लाख गांव में गवर्नमेंट सर्विस सेंटर पहुंच गया है। विकास की दृष्टि से नए आयाम जुड़े हैं। और मित्रों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूं, आप बताइए, ये स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिले कि नहीं मिले? 12 करोड़ घर मिले कि नहीं मिले? ये 12 करोड़ इज्जत घर नहीं, ये 12 करोड़ बहनों को इज्जत दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या जीवन जीती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए, क्या जीवन था। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत से इज्जत घर दिया गया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां एक बात जरूर आपको बोलना चाहूंगा, और वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ध्यान में रखिए कि राजनीति में वोट का बहुत महत्व है। सही जगह वोट पड़ता है तो विकास हो जाता है, गलत जगह वोट पड़ता है तो विनाश हो जाता है। और याद रखिएगा, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी आपके ध्यान में हो। पूर्णमासी को नमन करने का मन तब होता है जब आपने अमावस्या देखी हो। इसलिए मुझे आपको दूसरी तस्वीर भी दिखानी है। दूसरी तस्वीर क्या है? दूसरी तस्वीर है ये घमंडिया गठबंधन की। ये घमंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, ये 2 ही बातों का गठबंधन है, 2 ही बातों का। एक परिवारवाद का गठबंधन है। ये परिवार बचाओ, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप दूर दूर भी इनके सोच में नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपना परिवार बचा रहे हैं, परिवार बचा रहे हैं।
फरूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को बचा रहा है। मुफ्ती मोहम्मद थे तो वो महबूबा के लिए लगे हुए थे। प्रकाश सिंह बादल जी सुखबीर बादल के लिए। चौटाला परिवार, परिवार की पार्टी। ये मुलायम सिंह जी गए, अखिलेश आ गए, अखिलेश के साथ डिंपल आ गई, चाचा को भी पीछे कर दिया। और तो और छोड़िए, ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना और कौन कौन पता नहीं, ये ममता, अभिषेक परिवार, ये कविता, केसीआर, केटीआर परिवार, ये उदयनिधि स्टालिन, करुणानिधि परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार बेटी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये अपने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। कोई परिवार, कोई इनको आपसे लेना देना नहीं है। दूसरा, एक तरफ मोदी जी हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरे तरफ ये घमंडिया गठबंधन है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस पार्टी ने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला समुद्र में जाकर किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ दिया? अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, आसमान में भी घोटाला किया, समुद्र में भी घोटाला किया, पाताल में भी घोटाला किया, धरती पर भी घोटाला किया। सब जगह घोटाला ही घोटाला। बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? अनाज का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? लालू मवेशी का चारा खा गया कि नहीं खा गया? नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, बालू घोटाला किया कि नहीं किया? गाय का स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? ये डीएमके वालों ने बताओ बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? और ये केसीआर, केटीआर की बेटी कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू बेल पर है कि नहीं है? ये सारे या तो जेल में हैं या बेल पर है। ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा एक दूसरे को बचा रहे हैं। मुझे हंसी आती है, इनकी रैली में, घमंडिया गठबंधन में 2 कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। एक पे लिखा होता अरविंद केजरीवाल, एक पे लिखा होता हेमंत सोरेन, और ये दोनों ही मुख्यमंत्री जेल में हैं। यानी घमंडिया गठबंधन में जो बैठे हैं वो बेल पर हैं, और जो खाली हैं वो जेल में हैं, जो खाली कुर्सियां हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने जाति के नाम पर देश को बांटा, इलाके के नाम पर देश को बांटा, धर्म के नाम पर देश को बांटा, और अब तो चमड़ी के नाम पर देश को बांट रहे हैं। चमड़ी के नाम पर मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, यहां मैं सुनना चाहता हूं, आप बताइए, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने साफ लिखा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। ये राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमता है। मैंने कहा कभी अंदर पढ़ भी लिया कर, पढ़ तो लिया कर, क्या लिखा है? अंबेडकर जी ने साफ लिखा है संविधान में, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा।
और कांग्रेस पार्टी डाका डाल रही है दलितों के आरक्षण पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर, अति पिछड़ा के आरक्षण पर। बोलो ये होने देना है क्या? होने देना क्या? मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक बीजेपी है और जब तक मोदी है, कोई आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा और कोई दलित का हिस्सा नहीं ले पाएगा, कोई अति पिछड़ा का हिस्सा नहीं ले पाएगा, कोई आदिवासी का हिस्सा नहीं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कर्नाटक में 3 बार कोशिश की। इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। इनके मंसूबे धर्म के नाम पर लड़ाई कराने का और वोट बैंक की राजनीति का है। और कल तो सैम पित्रोदा ने कह दिया कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण हमारे पश्चिम के लोग अरबी जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। बोलो ये मानवता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ये भारत की संस्कृति के खिलाफ खिलवाड़ है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या जो देश का विभाजन चमड़ी के आधार पर करते हैं? एकता में अनेकता, भारत देश हमारा, अनेकता में एकता, हम एक हुए, हमारी संस्कृति एक है, हमारी कल्चर, हमारी रीति रिवाज, भोजन खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग अब चमड़ी के नाम पर भी विभाजन कर रहे हैं। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो समाजवादी पार्टी है, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी बोलना चाहता हूं। जो लोग गोरखपुर बम कांड में थे, जो लोग वाराणसी बम कांड में थे, जो लोग लखनऊ के बम कांड में थे, जो लोग लखनऊ के बम कांड में थे, इन सब लोगों को अखिलेश ने इनकी सजा माफ करने की अर्जी डाली थी कि नहीं डाली थी? डाली थी कि नहीं डाली थी? याद है लोगों को? ये आतंकवादियों के हिमायती, ये आतंकवादियों के खासम खास, ये आतंकवादियों को बचाने वाले लोग, इनको आगे आने दोगे क्या? यहां जंगल राज लाना है क्या? आतंकवाद को बढ़ाना है क्या? आप बताइए, मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में गुंडा राज समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? सब चले गए कि नहीं चले गए? या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ के गए कि नहीं गए? अमन चैन के साथ अगर बढ़ना है और विकास करना है मोदी जी के नेतृत्व में, तो साध्वी निरंजना ज्योति जी को आपको संसद में भेजना है। बोलिए भेजेंगे ना? 20 तारीख को अपनी उंगली से कमल का बटन दबाएंगे ना? उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, दबाएंगे ना? साध्वी जी को जिताएंगे ना? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? देश को आगे ले जाएंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर।